हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का दिल से स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम सेकंड चैप्टर लेने वाले हैं हिस्ट्री का, जिसका नाम है यूरोप एंड इंडिया। तो देखिए बच्चों, यूरोप और इंडिया का जो कनेक्शन है वो शुरू होता है 14th सेंचुरी के अंदर। हम बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे वास्को दी गामा आया था, एक ट्रैवलर था, एक खलासी था, और जब वो पायरेट हमारे इंडिया में आता है, इंडिया को खोजते खोजते, तो शुरुआत में उसे इंडिया मिलता ही नहीं। वो पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप के पास। वहां से उसे एक व्यक्ति बताता है कि इंडिया का रास्ता यहां से जाता है, और बाद में ये व्यक्ति जो है कालिकत नाम का जो पोर्ट है इंडिया के अंदर, वहां पे आता है। और यहाँ पे आने के बाद उसकी मुलाकात होती है जामोरी नाम के राजा से, और वहां से होती है व्यापार की शुरुआत। तो देखते हैं आज इस क्लास के अंदर कि यूरोप और इंडिया का जो कनेक्शन है वो कैसे बना। तो देखिए बच्चों, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग्स इन यूरोप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। Therefore, while studying the period of modern India history, we have to study the events happening in Europe during this period. मतलब जब भी हम भारत और यूरोप की बात पढ़ते हैं तो हमें दोनों देशों में एक्चुअल में क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पीरियड ऑफ रिनेसेंस, ओके, इसको रिनेसेंस ऐसे भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। रिनेसेंस क्या होता है? रिनेसेंस का पीरियड ऐसा पीरियड जिस पीरियड के अंदर यूरोप में एक नया कल्चर उभर के आया। ऐसा टाइम जब यहाँ पे बहुत से जो है टेक्नोलॉजिकल जो है इवेंट्स हुए, मतलब इन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज की और बहुत सी साइंटिफिक चीजों को अपनाना शुरू किया। कैसी थी वो चीजें, कौन सी थी वो चीजें, चलिए जानते हैं। In history of Europe, the last phase of medieval period, that is 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. मतलब जो यहाँ पे एक मेडाइवल पीरियड जो हुआ है, मतलब एक मध्ययुगीन समय जो होता है किसी भी देश का, एक होता है एंशियंट, एक होता है मेडाइवल, और एक होता है मॉडर्न जो अभी चल रहा है। तो इसके अंदर जो भी टाइम था 13 टू 16 सेंचुरी का, उस पीरियड को जो है यूरोप के अंदर क्या बोला जाता है बच्चों? तो उसे बोला जाता है पीरियड ऑफ रिनेसेंस। अब देखिए क्या हुआ था इस पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे हुआ था बहुत सारा रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मतलब बहुत सी चीजें एक्चुअल में होती है, लेकिन बाद में जब उसके अंदर नई चीजें डेवलप की जाती है उसे हम बोलते हैं रिफॉर्मेशन। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, रिसर्च। मतलब सर्च तो ऑलरेडी हुआ है, लेकिन उस चीज को बार बार और सर्च किया जा रहा है ताकि उसके और एक नए पहलू को हम जान सके। मतलब जो चीजें ऑलरेडी है बट हम उसको और खोज रहे हैं, दैट इज वी कैन कॉल इट एज रिफॉर्मेशन। रिलीजियस रिफॉर्म हुए, मतलब जो धर्म था, धर्म के अंदर वहां पे यूरोप में एक वर्ग का काफी ज्यादा प्रभुत्व था, वो था क्रिश्चियनिटी का। और क्रिश्चियनिटी जैसे बोलती थी उस वर्ग का सबको सुनना पड़ता था, लेकिन उसमें से बहुत सी चीजें भगवान के नाम पे ही गलत हो रही थी, और इसी चीजों को बाद में जो है साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ चेंज किया गया। अब देखते हैं, रिफॉर्म तो हुआ, तो और क्या हुआ? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, उससे एक मॉडर्न इरा यहां पे फाउंड हुआ, नए नए देशों से कांटेक्ट बने क्योंकि मैप्स डिस्कवर हुए, एंड इससे फाउंडेशन बना मॉडर्न इरा का। हेंस दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ रिनेसेंस। तो इसी वजह से इस पीरियड को बोला जाता है एज ऑफ रिनेसेंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी एक्सेट्रा देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन which gave momentum to an overall development। तो इस पीरियड के अंदर एक आर्ट की फील्ड डेवलप हुई, आर्किटेक्चर मतलब जो बांधकाम होता है, बिल्डिंग बिल्डअप करना होता है, इस सब चीजों का भी डिस्कवरी हुई। फिलॉसफी की डिस्कवरी हुई, तत्वज्ञाता बहुत से यहाँ पे डिस्कवर हुए, एंड इन लोगों ने यहाँ पे जो रिवाइवल है ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन का, इससे एक नया मोमेंटम मिला ओवरऑल यूरोप को। ड्यूरिंग दिस टाइम ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज गिवन ग्रेट इम्पेटस। मतलब मानवता को बहुत ज्यादा यहाँ पे मान सम्मान दिया गया बाकी चीजों के अलावा। और साथ ही साथ देयर वाज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग। मतलब हर व्यक्ति एक मानव है, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि उसके अंदर वहां पे जो वर्ग थे
जैसे कि गरीब, अमीर और एक राजा। ओके, तो ऐसे ना ट्रीट किया जाए, उनके अंदर कोई डिफॉल्ट या फिर ऐसी कोई गैप ना हो, सबको एक मानना चाहिए। इसके लिए भी बहुत सी चीजें उस टाइम पे की गई। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग तो ट्रीट किया गया, इंस्टेड ऑफ रिलीजन मैन बिकम सेंटर। एंड यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। तो ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ दैट पीरियड, मतलब जिसके अंदर कला है, जो फिलोसोफर भी है, जो एक अच्छा वी कैन से उसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज है, ड्राइंग कर सकता है, पेंटिंग कर, बहुत सी चीजें इसके अंदर। तो एक व्यक्ति है जिसके अंदर ओवरऑल सारे वी कैन से एस्ट्रोनॉमी की, सारी इंजीनियरिंग की बातें उसको पता है। एंड ही वाज वेल वर्स्ड इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट, मतलब बहुत सी साइंस और आर्ट की जो ब्रांचेस थी उसके अंदर ये बहुत ज्यादा प्रो था, मतलब उसको सब आता था। एंड ही हैड mastery over varied subjects such as sculpture, architecture, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी, इसके अंदर उसकी मास्टरी थी। बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनोन्ड एज पेंटर, बट उसकी जो एक पेंटिंग थी वो काफी पॉपुलर हुई, तो लोगों ने उसे एक पेंटर की तरह ही जाना है। एंड हिज पेंटिंग ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर बिकम इमॉर्टल, मतलब वो अमर हो गई, उसकी जो दो पेंटिंग्स थी, मोनालिसा की और द लास्ट सपर की। तो इसके अंदर अब देखिए, तो आइडियोलॉजिस्ट का पॉइंट तो था द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सारे ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत इंपैक्ट किए, बहुत जो भी चेंजेस आए थे, नॉलेज की बात करें, साइंस एज वेल एज आर्ट की बात करें, तो सारी डिस्कवरीज ने लोगों को एक नई राह दिखाई। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रिनेसेंस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे जो आर्ट और जो ये सारी चीजें आई है, तो इससे इमोशंस लोगों पूरी दुनिया तक दिखाए गए। ऑल्सो लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन द लोकल लैंग्वेज, जो भी बुक्स बनाई जाती थी वो जो लैंग्वेज होती थी वो लोकल लैंग्वेज होती थी, मतलब जो लोगों को अच्छे से समझ पाए, हर व्यक्ति उसको पढ़ पाए। साथ ही साथ ड्यूरिंग दैट टाइम 1450 एडी में जोहानिस गुटेनबर्ग नाम के जो व्यक्ति थे जर्मनी से, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस नाम की एक मशीन डिस्कवर की। और ड्यू टू दिस डिस्कवरी जो नए आइडियाज थे, कंसेप्ट थे और जो नॉलेज था, लोगों तक जो है पहुंचने लगा। ये आईएमपी है, इसको अंडरलाइन करिए, लियोनार्डो दा विंची का भी करिए, क्योंकि ये नाम एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में आते हैं। ओके, अब देखिए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब धर्म के अंदर क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। The independent intellectuals attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church। तो यहाँ पे यूरोप के अंदर जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, उनका कहना था कि भगवान जो है वही सब है, और हम जो चर्च के जो लोग होते हैं वो उनका ही रूप है, तो हमें भगवान मानिए, जैसा हम बोलेंगे वही सत्य है। अगर आप भगवान के खिलाफ कुछ बोलते हैं, मतलब उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ये पाप है, ऐसा लोगों के अंदर डाल दिया था और लोग इसके वजह से डरते थे। तो क्या हुआ कि रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स के अंदर पहले तो टारगेट लोगों ने रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर किया, ये सारे जो रोमन कैथोलिक चर्चेस थे उनको, क्योंकि इनका काम ही बहुत घटिया था। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वेयर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ पीपल एंड वेयर इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स, मतलब ये लोग जो थे लोगों के भोलेपन का फायदा लेते थे और ऐसी ऐसी ट्रेडिशनल रिचुअल्स बताते थे लोगों को जिसका कोई सेंस नहीं बनता, और लोग भोले थे तो उनका फायदा लेते थे। साथ ही साथ दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे लोगों को उन्होंने लूटा। साथ ही साथ द मोमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज नोन एज द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इंपॉर्टेंस। तो पहले तो जो अटैक हुआ है रिलीजन के ऊपर, इसकी वजह से ह्यूमैनिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, और ये जो सारा रीजनल लोगों को लूटने का, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल, ये सब चल रहा था, इसके ऊपर अटैक किया गया। तो लोगों के अंदर भी वो रैशनलिज्म की भावना आ गई, ये एक राष्ट्रवाद हमें करना चाहिए, ऐसी गलत चीजों को हमें रोकना चाहिए, ऐसी भी लोगों के अंदर एक हिम्मत आ गई थी। अब ज्योग्राफी के अंदर क्या हुआ है, तो देखिए ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज इन 1453 एडी
ऑटोमन टर्क्स या फिर तुर्क्स उनको हम बोलते हैं, कॉन्कर्ड द कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल विच वाज द कैपिटल ऑफ बैजेंटाइन एम्पायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1453 में ऑटोमन टर्क जो है इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर कब्जा कर लिया और जीत लिया, एंड विच वाज द कैपिटल ऑफ बैजेंटाइन एम्पायर, वो कैपिटल थी बैजेंटाइन एम्पायर की। द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी, जो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो मार्ग था वो इसी शहर से जाता था। साथ ही साथ सिंस द टर्क्स ब्लॉक दिस रूट देयर वाज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया। तो इन्होंने, तुर्की लोगों ने तो इसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो यूरोपियंस को एक नया रास्ता ढूंढने की नौबत आ गई, क्योंकि उन्होंने जीत लिया था। बैजेंटाइन एम्पायर की जगह थी जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, और दिस लेड टू द न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। तो इन्होंने नया मार्ग खोजने की जब कोशिश की तो एक ज्योग्राफिकल डिस्कवरी यहाँ पे होती है। तो हम देखते हैं वो क्या है। ड्यूरिंग 15th century, European sailors went on expedition to discover sea routes to India। तो 15th सेंचुरी में यूरोपियन जो सेलर्स थे, पायरेट्स थे, इन्होंने अपने जहाज लेके निकल पड़े समंदर के अंदर और खोजने लगे भारत तक पहुंचने का रास्ता। और इन 1487 एडी बार्थोलोमियो डायस, पोर्टुगीज सेलर, एक बार्थोलोमियो डायस नाम का पोर्टुगीज सेलर था, खलासी था, 1487 में ये बिगेन करता है इसका एक्सपीडिशन इन सर्च ऑफ इंडिया, बट रीच द ट्रिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लेकिन ये कहां पे पहुंच जाता है, अफ्रीका में, एंड उस जगह के नाम को नाम क्या दिया जाता है, केप ऑफ गुड होप। तो इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकल जाते इंडिया को ढूंढने के लिए, लेकिन सॉरी, तो इंडिया को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो पहुंच जाते ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका की डिस्कवरी कर देते हैं इंडिया की खोज में निकलकर। 1498 में पोर्टुगीज सेलर वास्को दी गामा निकलते हैं, एंड ये सेल पास्ट मतलब ये भी वही रास्ते से निकलते केप ऑफ गुड होप से, एंड इनको जो एक इंडियन व्यक्ति था, वो भी एक सेलर था, रास्ता बताता है भारत तक पहुंचने का। सो ऐसी ये स्टोरी थी। बाद में जो है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ यूरोप के अंदर, उसके बारे में जानते हैं। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रिनेसेंस पीरियड, यूरोप प्रोसीडेड फ्रॉम मिडाइवल टू मॉडर्न एज। तो ये जो रिनेसेंस का पीरियड हुआ है, इसके अंदर यूरोप एक उनके मिडाइवल टाइम से कहां पे पहुंच जाता है, मॉडर्न टाइम के अंदर। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन होने की वजह से सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ। तो जो अंधविश्वास वगैरह जैसी चीजें होती है उसको सोसाइटी छोड़ देती है और इंटेलेक्चुअली सोचना शुरू करती है। द प्री एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन केम टू बी सीन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल दिस चेंजेस आर एड्रेस एज इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तक सोचने का एक तरीका ये लोग बिल्ड करते हैं, एंड वो सोचते हैं कि इंटेलेक्चुअली सोचना चाहिए हर चीज को, ऐसे मनगढ़ंत मानना नहीं चाहिए, ये अंधविश्वास, ये सारी चीजें गलत है, और हम जो इसको मान रहे थे इससे हम ही बेवकूफ बनेंगे। तो दैट्स व्हाई ये जो इंटेलेक्चुअल सोच है लोगों के अंदर आने के बाद साइंटिफिक डिस्कवरीज का बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ा, तो इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मेनी पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए। इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है ड्यू टू द वेरियस रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स इन 18 as well as in the 19th century, this period is known as age of revolution. So 18th century 19th century में जो भी चेंजेस हुए यूरोप में उसको पेज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। तो डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब संसद, वो भी कैसी, डेमोक्रेटिक मतलब लोकशाही से, मतलब लोग चुनेंगे उनका नेता कौन है, मनमानी से राजा महाराजा आके कोई बैठेगा नहीं। सो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ गई इंग्लैंड में, एंड देयर वाज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ
कैबिनेट सिस्टम, द बिल ऑफ राइट 1689 में लिमिटेशन डाल देता है राजा की पावर के ऊपर, और सोवेरेनिटी आती है। साम्राज्यवाद नाम की जो चीज थी उसको हटाकर एक समाजवाद, एक सबके अंदर एकता वाली जो भावना है वो पार्लियामेंट के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है। अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? तो विद दिस बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यूरोप में जो हुआ है तो अमेरिका में क्या हुआ था ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड दिस कॉन्टिनेंट। अब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर करने के बाद यूरोपियन लोगों का जो ध्यान है अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गया। अब ये ध्यान आने के बाद यहाँ पे उन्होंने द इंपेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने इस पूरे अमेरिका के रीजन को कंट्रोल करना शुरू किया, उसको अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया, और वहां पे फिर ये लोग रहने लगे लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाकर। इनिशियली इंग्लैंड हैज नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज, बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेड ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शन एंड टैक्सेस ऑन दोस अमेरिकन कॉलोनीज। पहले तो इनको व्यापार के नाम पे बेवकूफ बनाया, बाद में इनके ऊपर ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए कि अमेरिका के लोग भी इन लोगों की वजह से परेशान हो गए। द पीपल इन अमेरिका रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट। तो अमेरिका के लोगों ने ऐसे सुना नहीं, उन्होंने इसके खिलाफ रिवॉल्ट किया, और ये जो रिवॉल्ट इन्होंने किया है इसके अंदर अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली ओन अगेंस्ट इंग्लैंड। तो एक बहुत ही बढ़िया आर्मी लोगों की क्रिएट हुई, और उनका जो नेता उस टाइम पे बना था उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। बहुत ही जाने माने व्यक्ति है। इनका ही एक फोटो अगर आप अमेरिका का नोट वगैरह बहुत बार ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत से ऐसे नोट्स इनके ऊपर आपको इनकी फोटो मिलती है। और साथ ही साथ दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अ न्यू नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये फॉर्म हुआ, और जिसका फेडरल गवर्नमेंट था, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि एक जगह होती है किसी भी देश के अंदर, उस जगह से पूरे ओवरऑल कंट्री को जो है संभाला जाता है। बट इंडिया का फेडरल थोड़ा सा अलग है, अमेरिका का फेडरल थोड़ा अलग है। जैसे कि अमेरिका के फेडरल के अंदर किसी भी स्टेट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर हमें जुड़कर रहना ही पड़ता है। हमारे जो 28 स्टेट है, हम एकता से अखंडता से रहेंगे, हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अमेरिका में ऐसा है, किसी स्टेट को कभी लगे कि हम अमेरिका से बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उनका फेडरल थोड़ा अलग है। तो डेमोक्रेसी का जन्म यहाँ पे हुआ। अब हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में 12 जुलाई तारीख थी, और लोग रास्ते पे आ गए और वहां पे जो राजा था लुइस 16 उसके खिलाफ लोगों ने जो है आंदोलन करना शुरू गए। और उनके अंदर एक अफवाह फैली थी कि राजा ने जो है सैनिक लोगों को मारने के लिए भेज दिए हैं। तो लोगों के अंदर पीपल्स मिलिशिया, मतलब लोगों ने खुद की मिलिट्री बनाना शुरू किया, और लोग जो है उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। लोगों ने सरकारी दफ्तरों को तोड़ा, वहां पे हथियार ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि उनको उस राजा के सैनिक लोगों के साथ लड़ाई करनी थी। अब यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन जो हुआ है ये काफी ज्यादा मतलब अफेक्ट करता है राजा के पूरे पावर और कंट्रोल को, क्योंकि ये राजा वहां पे जो था लुइस 16 काफी ज्यादा खर्चीला राजा था, बहुत ज्यादा खर्च करता था। उसकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस करती थी, और इस वजह से उस पैलेस वगैरह के ऊपर जो खर्चा होता था इससे लोगों की जो टैक्सेस लेने की तीव्रता थी उनको उसने बढ़ा दिया था। ये बहुत बिनकाम के युद्ध भी करता था, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर एक टैक्स की और भड़मार होती थी, और लोग इससे बहुत परेशान हो चुके थे, गरीब लोग तो और भी ज्यादा। और वहां पे पूरा सोसाइटल डिवीजन था, फ्यूडलिज्म वाली चीज थी। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन फिर लोग कर देते हैं और उस राजा को हटाकर अपना एक डेमोक्रेटिक नेशन तैयार करते हैं। फ्रांस पूरी दुनिया को 3 वैल्यूज देता है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, एकता और एकात्मता की भावना देता है। साथ ही साथ इस टाइम पे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस के साथ हमने दो चीजें देखी, उसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ, मतलब जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर भी रिवॉल्यूशन आया है। In the latter period of 18th century, there were many technological invention in Europe.
तो 18 सेंचुरी के बाद यूरोप के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स भी हुए हैं। अब टेक्नोलॉजी में क्या क्या तैयार हुआ, तो देयर वाज अ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम। स्टीम मतलब क्या होता है, पानी की जो भाप होती है उसके ऊपर बहुत सी मशीन वर्क करने लगी, ऐसी मशीन इन लोगों ने बनाई। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी उसको रिप्लेस किया गया बिग फैक्ट्रीज से, एंड मशीन जो थी केम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स। रेलवे और स्टीमर ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बना, और एज ऑफ मशीन मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट। जब ये इंग्लैंड में शुरुआत हुई तो उसका वेस्ट में, पश्चिमी सारे पूरे यूरोप में, उस कॉन्टिनेंट के अंदर विस्तार हुआ। और ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू बी डिस्क्राइब एज वर्ल्ड फैक्ट्री। और इसी वजह से शुरुआत में जो इंडस्ट्री सबसे पहले बनी यूरोप में बनी, और पूरी दुनिया ने उसको एक नाम ही दे दिया वर्ल्ड फैक्ट्री का। अब कैपिटलिज्म की भावना कैसे आती है? कैपिटलिज्म क्या होता है? हर बार अपने मुनाफे के बारे में सोचना। इसके अंदर लोगों का कुछ नहीं देखा जाता, लोग गरीब है अमीर है खुद कमाओ एंड वी डोंट केयर, बट हमें पैसा चाहिए, हमें मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ऐसा ही सोचा जाता है। सो विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स बिगेन अ न्यू इरा ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो जब ये नए समंदर के मार्ग ढूंढे गए तो यूरोप और एशिया के बीच में एक नया रूट इस्टेब्लिश हुआ। साथ ही साथ मेनी ट्रेडर केम फॉरवर्ड टू ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू सी रूट। और बहुत से ईस्टर्न कंट्रीज से लाइक वी कैन से ट्रेड रूट जब हुआ तो ये नए रूट में बहुत से लोग जुड़ गए, बहुत से ट्रेडर जुड़ गए। इट वॉज नॉट इजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडली एंड हेंस मेनी ट्रेडर्स केम टुगेदर एंड स्टार्टेड द ट्रेड। दस देयर वाज राइज ऑफ मेनी ट्रेडिंग कंपनीज। यहाँ पे कोई एक कंपनी ने शुरू नहीं किया ट्रेड करना, बहुत से लोगों को काम चाहिए था, पैसा कमाना था, और इस पैसे कमाने के लिए फ्रेंच लोग आ गए, साथ ही साथ यूरोप के ये ब्रिटिश लोग आ गए, डच लोग आ गए, पोर्टुगीज लोग आ गए, सारे निकल पड़े अपने जहाज लेकर इंडिया की तरफ, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। क्योंकि उनको पता है इंडिया के अंदर हमें मिलेगा रॉ मटेरियल, वो भी सस्ते में, और रॉ मटेरियल मिलेगा तो हम उसको यूरोप में लाएंगे और उससे बनाएंगे नई नई चीजें। एंड यही इसी वजह से ये निकल पड़े थे। मिलिट्री प्रोटेक्शन, ट्रेड कॉन्सेशन, ट्रेडिंग कंपनीज, ये बहुत सी चीजों को देखती थी। एंड दिस प्रॉपर्टी वाज used in the form of capital for trade and commerce and led to the capitalist economic system in the Europe। अभी कॉलोनिज्म और कॉलोनाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब है एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू कॉलोनी। मतलब किसी भी देश का एक चप्पा ढूंढो, उनको पहले कंट्रोल करो, बाद में उसको एक्सप्लॉइट करो, एक्सप्लॉइट करने के बाद वहां के लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाओ, और साथ ही साथ बाद में उसको पूरा अपने अंडर एक कॉलोनी के रूप में अपनी अपनी जगह ऐसे रूप में ये कर लेते, कंट्रोल कर लेते। एक पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्युपाइज अनदर रीजन बाय वी कैन से एस्टैब्लिशिंग इट पॉलिटिकली। सो ऐसा कॉलोनिज्म का मतलब है किसी भी कंट्री को अपने अंदर लाना। बाद में यहाँ पे जो है इंपीरियलिज्म क्या होता है? इंपीरियलिज्म मीन्स system in which powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies। मतलब एक बहुत बड़ी कंट्री इंडिया जैसी, पहले बंगाल में आए, फिर मद्रास में गए, फिर महाराष्ट्र में आए, ओवरऑल पूरी कंट्रोल कर ली कंट्री, फिर ये कंपनी की हो गई, और बाद में जो क्वीन है उनकी महारानी कंपनी की, उसके भीतर सौंप दी कि देखिए हमने इसको अपनी इंपीरियलिज्म या फिर हमारे ही अंडर कर लिया है। तो ये इंपीरियलिज्म मतलब क्या है? किसी कंट्रोल को टोटली कंट्रोल कर लेना। एक बहुत वी कैन से एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री करती है एक छोटे से, या फिर एक वी कैन से जिस कंट्री के अंदर ऐसी सुविधाएं नहीं है या फिर ऐसे लोग नहीं है जो उसको डोमिनेट कर सके, तो अदर एक पावरफुल कंट्री आके उस अफ्रीकन जैसा नेशन हो गया, इंडिया जैसा नेशन हो गया, उसको एम्पेरियलिस्ट वे से कंट्रोल कर देती है। एम्पेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो भारत के ऊपर भी एक ऐसी कंपनी शुरुआत में आई थी
उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने भी मोनोपोली लगा दी, बहुत से ट्रेड टैक्सेस लगा दिए और भारत को एक उनका कॉलोनी बना दिया। 16 में आए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। शुरुआत में उन्होंने जहांगीर नाम का जो यहाँ पे राजा था उसको परमिशन मांगी कि क्या हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जहांगीर को क्या पता था आगे क्या होने वाला है, उसने दे दी परमिशन। सबसे पहली जो फैक्ट्री उन्होंने तैयार की है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सूरत में तैयार की थी। एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड ये शुरू हो गया। ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, मतलब ये दोनों यहाँ पे थे तो उनको लगा था हम कंट्रोल करेंगे, तुम कहां से आ गए बीच में, और फ्रेंच पहले ही थे यहाँ पे। तो इनके बीच में थोड़ा सा जो है, जब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, PDEF, मतलब सबसे पहले कौन आया, पोर्टुगीज, उसके बाद कौन आया, डच, उसके बाद कौन आए, अंग्रेज, और बाद में आए थे फ्रेंच। तो लास्ट में आए थे फ्रेंच, और इनके बीच में थोड़ा सा वॉर हुआ और उन वॉर्स को नाम दिया गया है कार्नेटिक वॉर्स। ओके, तो कार्नेटिक वॉर्स किसके बीच में हुए हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच पीपल्स के बीच में। अब फाउंडेशन हो गया भारत के में अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बंगाल को उन्होंने अपनी पहली प्रोविंस बना दी। वहां पे बेचारा एक राजा था सिराजुद्दौला, उसके घर के लोग गद्दार निकले और 1756 में उसको हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला को कैप्चर किया एंड ये उसको हटाकर अपनी यहाँ पे एक कॉलोनी बना दी एंड फैक्ट्री बना दी कोलकाता के अंदर, जो कि बंगाल का पार्ट था। इसके बाद इंग्लैंड जो है डिस्कंटेंट, मतलब बहुत सा इनका नाम बना कंपनी का। रॉबर्ट क्लाइव एक वी कैन से गवर्नर था, उसकी डिप्लोमेसी ऐसी थी कि उसने मीर जाफर जो था, वो एक्चुअली जवाई था किसका, सिराजुद्दौला का, उसको चीफ बना दिया, नवाब बना दिया, क्योंकि राजा के लिए नवाब वर्ड यूज किया जाता है उस बंगाल प्रोविंस के अंदर उस टाइम पे, और नवाब बन दिया। बाद में सिराजुद्दौला ब्रिटिश ट्रूप्स वो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर मिले 1757 में, और उस सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर नवाब बन गया था। एक्चुअली ये बैटल में कुछ हुआ ही नहीं था, बस सारे के सारे लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए और उसको बस एक ही व्यक्ति को मारना पड़ा, बेचारा सिराजुद्दौला मार दिया गया, और पूरा कंट्रोल जो है बाद में मीर जाफर को मिला। मीर जाफर को ब्रिटिशर्स का सपोर्ट तो था शुरुआत से ही, बट क्या है, पैसे के सारे काम जो है वो ब्रिटिशर्स देखते थे, और बस तुम संभालो, तुम नाम के राजा हो, ठीक है। जैसे होता है ना, मतलब एक सेंटेंस है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट है राजा है भाई, ऐसा नाम के लिए राजा है, लेकिन उसका कोई बैकअप नहीं, उसको कोई पैसा वैसे नहीं मिल रहे। तो इसने मीर जाफर को कुछ नहीं मिल रहा था, तो उसने प्रोटेस्ट कर दिया कि मुझे ये सत्ता नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब है नहीं। तो उसका जो सन इन लॉ था मीर जाफर का, तो उसको बना दिया फिर नवाब। मतलब मीर जाफर के बाद नवाब कौन बनाए, मीर कासिम। मीर कासिम ने भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन और इलीगल ट्रेड ब्रिटिशर्स के ऊपर बनाने का कोशिश किया, तो फिर से एक बार मीर जाफर को नवाब बना दिया। मतलब उन्हीं के साथ खेल रहे, कठपुतली का खेल खेल रहे ब्रिटिशर्स, और इनको पता भी नहीं है। अब ये एक्टिविटीज जो थी ब्रिटिश इन द बंगाल, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ अयोध्या, मुगल एम्परर शाह आलम, इन्होंने एक अपनी यूनिटी बनाई, एक अलायंस बनाया और एक कैंपेन बनाकर 1764 में बैटल ऑफ बक्सार जो हुई है बिहार के अंदर, ये फॉट की 1764 में। इस बैटल के बाद रेवेन्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस हुआ और एक ट्रीटी हुई। किसी भी युद्ध के अंदर समझौता होता है जब वो कोई जीतता नहीं है, तो क्योंकि दोनों पावरफुल पार्टीज थी, तो उस ट्रीटी का नाम है इलाहाबाद की ट्रीटी, और फाउंडेशन हो गया इसी के साथ पूरे बंगाल प्रोविंस के अंदर, इंडिया के अंदर रूल करने का। और इसके बाद बहुत सी चीजें जो थी ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर ही बांट ली। ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया सिंध के ऊपर। सिंध भी एक पावरफुल पार्ट था, उनका भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का पार्ट होने के कारण दे फियर्ड दैट रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, एंड hence the English started establishing their influence over the Afghanistan, and the route towards Afghanistan went through Sindh.
तो डर था अंग्रेजों को कि रशिया कभी भी आकर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो सिंध जो था वहां पे एक मार्ग था कि उसको ब्लॉक कर सकते हैं हम। अगर सिंध को जीतते हैं तो कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। तो उन्होंने उनके साथ युद्ध करने के बाद उस एरिया को भी कैप्चर कर लिया और इंपॉर्टेंट जानकर 1843 में सिंध को कैप्चर कर लिया। अब सिख पावर को भी इन्होंने जो है पंजाब के अंदर कंट्रोल किया। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द पावर इन पंजाब वाज इन द हैंड ऑफ रंजीत सिंह। बहुत ही पॉपुलर राजा है महाराजा रंजीत सिंह, इनके हाथ में सत्ता थी पंजाब की। एंड 19th सेंचुरी के अंदर इनकी डेथ हो गई, तो उनका जो बेटा था माइनर सन दुलीप सिंह, वो सत्ता में आ गया। तो वो छोटा था। ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिनादन लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स। क्योंकि वो छोटा होने के कारण जिनादन को ही पूरा स्टेट ऑब्जर्व करना पड़ता था, बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर। बट ऑफिसर्स के ऊपर उसका कोई कंट्रोल हो नहीं पाता था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इस चीज का पूरा फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने सिख सरदार वो ब्राइब कर दिया। एंड द सिख कम्युनिटी थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च अटैक ऑन द पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च अटैक ऑन द ब्रिटिश। तो इस यहाँ पे सिख कम्युनिटी को जो भी ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम हुई, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इन दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वार सिख वेयर डिफीटेड। और पहले युद्ध में सिख लोगों का डिफीट हो गया, बट स्टिल दुलीप सिंह रिमेंड ऑन द थ्रोन। बट दुलीप सिंह स्टिल उनको राजा बना के रखा। बट द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पावर ओवर पंजाब वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिख। मुलराज, ऑफिसर ऑफ मुल्तान, revolted against the English. Thousands of Sikh soldiers participated in this war against the Britishers, and in the second war of Sikh had to face defeat again. अब बाद में इन्होंने बहुत सारे लोग, जो मुल्तान के राजा भी आ गए, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवॉल्ट किया। थाउजेंड्स ऑफ और सिख सोल्जर भी आ गए, उन्होंने भी रिवॉल्ट किया, लेकिन फिर भी सिख लोग एक बार और युद्ध में हार गए। 1849 में ब्रिटिशर्स फाइनली पूरे पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं। और द मराठास वेयर इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर्स इन इंडिया उस समय पे, तो ब्रिटिशर्स का उनके भी तरफ ध्यान जाता है। एंड हाउ डिड मराठास को कैसे जीतते हैं, कैसे डिफीट करते हैं ये ब्रिटिशर्स, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अभी हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या है, 1453 में सिटी ऑफ फिल इन द ब्लैंक वाज कॉन्कर्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। क्या करेंगे इसका आंसर? वेनिस की थी? नहीं। रोम की? नहीं। पेरिस की? नहीं। तो कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 में सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कॉन्कर्ड बाय ऑटोमन तुर्क्स। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन विच कंट्री? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश। तो इलीगल ट्रेड जो ब्रिटिशर्स करते थे उसके ऊपर किसने जो है रेस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश की थी? चलिए बताइए इसका आंसर, आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। अब छोटी छोटी आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो उसके ऊपर आपको 4-5 लाइन लिखने आनी चाहिए कि कॉलोनिज्म क्या था, उसके साथ इंपेरियलिज्म क्या था, एज ऑफ रिनेसेंस क्या था, कैपिटलिज्म क्या था। बाकी छोटे छोटे और भी क्वेश्चन है। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला को कैसे हराया गया, आपको बताना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि यूरोपियन कंट्रीज को कब नेसेसिटी पड़ी कि ट्रेड रूट एशिया के लिए बनाने चाहिए। और यूरोपियन रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशंस टू द ट्रेडिंग कंपनीज। ये क्यों किया यूरोपियन रूलर्स ने? ट्रेडिंग कंपनीज को क्यों ऐसी नई नई चीजों के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनको कंसेशन मिले, वो अच्छे से ट्रेड कर पाए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये सब सॉल्व करना है। आपके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी डाउट आता है तो उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको सारे आंसर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था, मजा आया पढ़ने में। आई होप आपको भी आया होगा। एंड अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जाते जाते इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।